पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है एक खूनी खेल। 3 दिन से दंगे चल रहे हैं, शिया सुन्नी। 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान सरकार इस फिगर को 86 87 के यानी कि 80 से 90 के बीच में बता रही है। जो बताया जा रहा है, जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं, पता लग रहा है कि 500 के आसपास की मौत हुई है। मैं 100 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 100 की कंफर्मेशन है। मेरे जो सोर्स है वो बोल रहे हैं कि 100 तो हमने डेड बॉडीज देखी। पता ये लग रहा है कि 500 के आसपास मारे गए। और 3 दिन जो दंगा हुआ है उसमें पुलिस कहां थी पता नहीं। ये वही पाकिस्तान है जो पहले दिन से बोल रहा है कि 2002 दंगे में पुलिस कहां थी, 2002 दंगे को सरकार ने करवाया। इस दंगे को कौन करवा रहा है और इस दंगे में आर्मी कहां है? ये वही स्टेट है जिस स्टेट में आपका अज़्म इस्तेकाम चल रहा है, पूरी आर्मी वहीं है। 2-3 लाख की आर्मी बताई जा रही है कि वहां है। अज़्म इस्तेकाम स्टार्ट हुआ कि नहीं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो अभी तक अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंट्री जो कि मुसलमानों की सेफ्टी के लिए बना था, वहां शिया काफिर नारे तक तो ठीक था। अब शिया मारे जा रहे हैं। 1000 से ऊपर फैमिलीज को शिफ्ट करना पड़ा है अपने गांव छोड़ के। पूरे गांव के गांव चला दिए गए हैं। पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ अवनीश शर्मा जी, जो कि अपना एक बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त चैनल चलाते हैं जिसका नाम है प्रारब्ध। आप जाकर जरूर चेक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, मतलब किस जी बिल्कुल पाकिस्तान इस समय है, और क्या शिया सुन्नी दंगा इस लेवल पे आ चुका, कोई उसे देखने के मूड में नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। रोहित जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और आपको बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, ऐसा है, आपने इंट्रो में एक बात कही कि 3 दिन से दंगे चल रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के इस दंगे में, शिया सुन्नी दंगे में पुलिस कहाँ है। मैंने इसे एक चुटकुले के रूप में लिया, आप मुझे माफ कीजिएगा। जिस पाकिस्तान में सरकार का पता न हो, जिस पाकिस्तान के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बात तो करना चाहते थे लेकिन वहां बात किससे करें, यानी सरकार लेवल पर कौन लीड कर रहा है, कौन सरकार चला रहा है, जहां ये न हो, इसका पता न हो, तो ऐसे किसी देश में, ऐसे किसी बनाना रिपब्लिक में जिसका नाम संयोग से पाकिस्तान हो सकता है, आप इस बात की कहां उम्मीद कर रहे हैं साहब कि 3 दिन से पुलिस कहां है। कृपया पुलिस को मत खोजिए, बिल्कुल मत खोजिए। अब आता हूं शिया सुन्नी विवाद पर। देखिए साहब, हम अवध वाले यानी लखनऊ वालों, हमारे प्रधानमंत्री जी का जुमला मैं सम्मान के साथ उनसे उधार ले रहा हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी वाक्यों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मित्रों, फलानी बात से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, फलानी जगह से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, तो साहब ये जो शिया सुन्नी विवाद है, इससे हम अवध यानी लखनऊ वालों का बहुत पुराना रिश्ता है। भारत में अगर कहीं शिया सुन्नी विवाद का कोई सबसे पुराना इतिहास यानी 1900 साल 1900 से शुरू होता है तो वो शिया और सुन्नी का होता है। हमने अपनी जवानी, अपने बचपने, अपने किशोरपन, हालांकि अभी भी मेरी जवानी ही चल रही है, माफ कीजिएगा, मैं किसी मुगालते में नहीं हूं और गलत मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। हमने अभी तक 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के ठीक पहले तक, योगी आदित्यनाथ की सरकार और 2017 में इसलिए कह रहा हूं कि इन टोटलिटी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में इंप्रूव हुई है, और यहां न तो मजहबी दंगे होते हैं और न ही मजहब के अंदर के दंगे होते हैं। 2017 से संभवतः हम लखनऊ वालों ने हर साल ये सुनना बंद किया है कि शिया और सुन्नी का विवाद हो गया, वहां इमाम बाड़े में स्थिति हो गई। जानते हैं क्या स्थिति होती थी? भूल भुलैया का नाम सबने सुना है, बड़ा इमाम बाड़ा का नाम बहुतों ने सुना होगा। जो आपके दर्शक लखनऊ को बेहतर जानते हैं, अवध को बेहतर जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, वो इस विवाद के इतिहास को भी जानते हैं। साहब, वहां पर स्थिति ये होती थी कि ऐन मुहर्रम के दौरान, जब मुहर्रम का पूरा मामला चल रहा होता, तो रूमी दरवाजे के अंदर जो बड़ा इमाम बाड़ा है, उसके गेट के एक तरफ यानी अंदर की तरफ शिया होते थे, बाहर की तरफ सुन्नी होते थे, और वो पूरा दरवाजा एक दूसरे से आपस में जोर आजमाइश चलती थी। इसके अलावा खूनी दंगे भी हुए हैं, मारपीट से ज्यादा आगे दंगे भी हुए हैं, भयावह दंगे भी हुए हैं। ये इतिहास है। 15%, केवल 15% आबादी है ना वर्ल्ड वाइड शियाज की, और केवल दोनों इस्लाम के हिस्से हैं।
लेकिन उन दोनों में मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो दूसरे लोगों का विषय है। दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिया और सुन्नी के बीच में क्यों विवाद है, कैसा विवाद है, छोड़ दीजिए अभी इसको। हम वहां से एक बड़ी बात उठाते हैं रोहित जी, कि अपने ही मजहबी भाइयों, अभी मैं इस्लाम के तमाम फिरकों के साथ आपस में चल रहे विवाद को भी छोड़ देता हूं, लेकिन अगर इन दो बड़े शिया और सुन्नीस को उठा लेता हूं, तो एक 15% अल्पसंख्यक जो अपने ही उनके इस्लामिक भाई हैं, केवल किसी बिंदुओं पर उनका तफरका है और उसका परिणाम यह होता है कि उनके बीच में इस तरह से खूनी संघर्ष चल रहे हैं। आप पाकिस्तान में जो हालिया चल रहा है, मैं कितने नंबर्स में वहां मौतें हुई कितनी नहीं हुई आप बेहतर जानते हैं, आपके पास ज्यादा बेहतर वहां से सोर्सेज हैं, आपने बताया भी। लेकिन साहब, दो कबीलों के बीच में जमीन का विवाद है, बड़े बुजुर्ग बैठ के वहां पर बात भी करा दिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। महिलाओं और बच्चों तक को बंधक बना के रखा गया है। आप सोचे जरा, ये क्रूरता एक मजहब के बारे में क्या बताती है पूरी दुनिया को, क्या बताती है? अगर ये अपने ही इस्लामिक भाइयों को, अपने ही धर्म के मजहब के लोगों के साथ अगर इनकी क्रूरता का लेवल ये हो सकता है, तो आप जरा सोचिए जिस दिन इनके हाथ के सामने कोई काफिर की गर्दन आएगी तो फिर क्या स्थिति होगी। ये समझा जा सकता है, इससे एक मजहब की तासीर पता चलती है कि दरअसल ये मजहब पूरी तरीके से खून खरेज की जमीन पर ही खड़ा है, भले इसके लिए अपने लोगों की जान लेनी पड़े। और मैं आपको बता देता हूं अभी हालिया उदाहरण देखिए साहब, बड़ी बड़ी बातों से संकेत निकल के आते हैं, छोटी छोटी बातों से भी बड़े बड़े संकेत निकल के आते हैं। मैं बात कर रहा हूं संभल में अभी कल्की मंदिर, जिसको कि 15वीं शताब्दी में कब्जा करके, और जिस तरह से इस देश में, हमारे देश में इतिहास बिखरा पड़ा है, हर जगह सबूत बिखरे पड़े हैं, वाकये बिखरे पड़े हो, जहां एक हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबरी नाम के एक ढांचे की डिमोलिशन के बाद वहां पर राम मंदिर का बनना हम देख चुके हैं, लीगली उसको लड़ के बनना देख चुके हैं। वहां एक कल्की मंदिर को कब्जा किया जाता है और उसको शाही मस्जिद घोषित करके उसका शाही मस्जिद के नाम पर उपयोग किया जाता है। कल जब वहां पर अदालत के आदेश के बाद सर्वे का काम चल रहा था, क्या शाही मस्जिद को सौंप देने का काम चल रहा था? नहीं चल रहा था। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो इनिशिएटिव लिया था? नहीं लिया था। लेकिन अदालत ने सिर्फ इतना कहा था कि सर्वे करा के देख लो, और सर्वे के लिए पहुंची हुई टीम के बाद जो दंगा भड़कता है, पुलिस की एक गोली नहीं चलती है, छतों से खुद दंगाई गोली चलाते हैं, और अपने ही, यहां तो शिया और सुन्नी छोड़ दीजिए, यहां केवल सुन्नी लोग थे सड़क पर, और अपने ही 4 लोगों की अपनी ही बंदूकों से गोलियां चला के इन्होंने जान ले ली है। संभल में अब तक 4 मौत हो चुकी है, पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई है। ये सारी मौतें किससे हुई हैं? अपने ही दंगाइयों की गोली से हुई हैं। मैं जब संभल का, लोगों को लग रहा होगा कि मैं संभल क्यों ला रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि शिया और सुन्नी छोड़ दीजिए, लेकिन ये आपसी रिश्तों में कत्ल और गारत के धनी हैं। तो ये एक्चुअली इस्लाम की प्रकृति बताता है, प्रवृत्ति बताता है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कहां हैं वो लोग। आपने पाकिस्तान की पुलिस के बारे में सवाल उठाया कि पाकिस्तान कहता था कि गुजरात दंगे में 3 दिन तक दंगा होता रहा, और कहां थी पुलिस? अरे साहब, 1984 में दिल्ली में 3 दिन तक दंगा होता रहा और सरकार प्रायोजित दंगा होता रहा, कहां थी पुलिस? तो पाकिस्तान को तो खैर ये सवाल उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मैं रोहित जी आपकी बात को पाकिस्तान से उठा के अपने भारत के उन पाखंडी जो शुद्धतावादी हैं उनके बीच में लाना चाहूंगा। बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछूंगा, पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, तुम बहुत बड़े मानवतावादी बनते हो, गाजा तक के लिए आंसू बहाते हो, दुनिया में कहीं भी एक मौत हो जाए अगर तुमको सूट करती है तो तुम हल्ला करते हो, मुहर्रम मनाते हो, नवाखानी करते हो, तबर्रे पढ़ते हो, मरसिया गाते हो। पाकिस्तान के इन आपसी संघर्ष जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, क्या भारत के किसी सो कॉल्ड सेकुलर के मुंह से आपने कुछ सुना? छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, भारत में भी नहीं सुना। जो गाजा के लिए दुनिया भर का मुहर्रम किया करते हैं उनके मुंह से भी नहीं सुना। दरअसल जानते हैं, इस्लाम एक किताबी मजहब है,
और विस्तारवादी मजहब है। मैं इसे किसी मजहब की जगह एक पॉलिटिकल एजेंडा और एक पॉलिटिकल थॉट मानता हूं, जिसका केवल और केवल काम विस्तारवाद है। ये विस्तारवाद जब करता है तो ये ना अपना खून देखता है ना गैर का खून देखता है। इसके लिए कुछ भी दोयम दर्जे का है, लेकिन इसके लिए अगर किसी का भी खून बहाकर जमीन लाल की जाने की जरूरत अगर ये महसूस करते हैं तो ये दिमाग से काम नहीं लेते, इनके पास दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए देखिए, पाकिस्तान बना था मजहब के नाम पे। आज हमारे भारत में शायद ही कोई शहर हो, शायद ही कोई कस्बा हो, शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहां पाकिस्तान नाम की मानसिकता नहीं है। सवाल यह है कि ये भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जब जहां मौका पाते हैं, ये केवल हिंसा और आक्रामकता के साथ अपनी बात आगे करते हैं। मजहब इनके लिए फर्स्ट है, इनके लिए देश कहीं फर्स्ट नहीं है। और अपने ही मजहबी भाइयों का खून बहाने से ये नहीं हिचकते, तो फिर ये किसी दूसरे को कैसे बख्शेंगे। इसलिए पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, मैं जबरिया मानववादी होने के नाते अच्छे लगेंगे ये शब्द, मैं कहूं कि नहीं ये खून अच्छा नहीं है, लेकिन संभवतः ये पाकिस्तान जैसे देशों का, उसकी मानसिकता का अपना प्रारब्ध है कि जो इसे ये सब देखना पड़ रहा है। जी राइट, ये चीज सर एक मेरे पास वीडियो है और ये वीडियो मैंने अभी चलाया भी था। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वो फायरिंग हुई थी जिसमें लोग मारे गए थे, तकरीबन 80 से 100 के बीच में लोग मारे गए थे, जहांगीर के कॉन्वॉय को मारा था। उसमें से एक गाड़ी, सामने ड्राइवर के साथ वाली सीट पे आदमी मरा हुआ दिख रहा है, पीछे एक आदमी है वो भी मरा हुआ दिख रहा है, उसका पैर लटका हुआ है। एक बच्चा ये काले में भागता हुआ दिखेगा, एरो से आप देख पा रहे हैं बच्चे को। इतनी नफरत शियाओं के खिलाफ कि ये उस गाड़ी को, वो ड्राइवर पता नहीं कैसे कितनी गोली लगी है, कैसे सबको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये जाकर के डंडा मारेगा उसको। ये हाल है पाकिस्तान का। और आरोप इंडिया पे लगता है कि इंडिया में मुसलमानों पे एट्रोसिटीज होती हैं, तशद्दुद होती है, अत्याचार होते हैं, और इंडियन मुस्लिम भी शामिल है ये नैरेटिव बनाने में। ये कहीं ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा इंडिया में। नहीं सर, देखिए ऐसा है, मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल कंटिन्यू। जी देखिए साहब, ऐसा है, मैंने कहा ना कि जहां जब जो इन्हें सूट करता है, आपने देखा होगा कितना स्मार्टली जब ये पॉलिटिकल एजेंडे पे बात करते हैं, और इसमें हिंदू नाम वाले भी शामिल हैं जो इनको संरक्षण देते हैं, जो इनको लीड करते हैं। साहब, ये अपने अंदर भारत में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के लीडर, उन्होंने 2024 का पूरा चुनाव, उसमें बड़ा एजेंडा क्या बना रखा है और आज भी उसको लेके चलते हैं हर चुनाव में। हिंदुओं के भीतर जातिगत जनगणना, कास्ट काउंटिंग अमंग्स द हिंदू। लेकिन यहां एक मजहब के लोग आपस में ही एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं, खून बहा रहे हैं। क्या उनके अंदर फिरके नहीं? क्या उनके अंदर जाति व्यवस्था नहीं? उस पर कभी बात हुई भारत में? नहीं बात हुई। मुसलमानों की राजनीति करने वालों ने कभी बात की? नहीं बात की। उन पार्टियों ने कभी इसको मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। लेकिन ये जब भारत के बहुसंख्यक जनता की बात करते हैं तो वहां दलित की बात करते हैं, वहां ओबीसी में बांटने की बात करते हैं, वहां सो कॉल्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। दरअसल इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक मजहब के बजाय एक पॉलिटिकल थॉट है, जिसका अंतिम और पहला जो एजेंडा है वो विस्तारवाद है, वो चाहे किसी कीमत पर आए। इसलिए आप उम्मीद मत करिए कि भारत का कोई मुसलमान भी शियाओं के खून बहने पर कोई सवाल उठाएगा। अरे भाई साहब, जिस भारत के अवध में शिया सुन्नी विवाद और शिया सुन्नी दंगों के इतिहास से मैंने बात शुरू की, तो कभी किसी मुसलमान ने अवध के शिया सुन्नी दंगे पर बोला है? कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोलेगा। सवाल यह है कि ये एक इग्नोरेंस का गेम खेलते हैं, जबरिया मानववाद को आगे करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हैं जब इनके मजहब को छोड़ के कोई सामने वाला मजहब हो। ये गुजरात पर आपसे बात करेंगे, वो गुजरात जिसको कोर्ट ने उसके तमाम मुकदमों को, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, इन सारे मामलों का निपटारा किया। ये तो भाई साहब
बाबरी ढांचा जिस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ, उसको भी शहीद बताते। तो साहब देखिए, इनसे किसी तरह के ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं, पाकिस्तान का ये अपना प्रारब्ध है। उसने जो कुछ भी पाकिस्तान में पेश आ रहा है, उनके साथ पेश आ रहा है, ये उन्होंने खुद तय किया है। ये कहां होगा, कब होगा, कितना होगा, ये जमीन भी उन्होंने खुद तय की है। और आप एक चीज जानते हैं, डीएनए वापस आता है। थोड़ी सी बात ये कड़वी है, लेकिन इसको कह देना बड़ा जरूरी है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। कुछ दशकों के लिए एक अलग राह पर चलता हुआ दिखाई दिया। कुदरत ने फिर उसको रिवार्ड भी दिया था, उसकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, बाकी सब हो रही थी। लेकिन डीएनए है, अपने मूल पर खोल वापस लेके आता है। आज यूनुस की सदारत में उस पाकिस्तान में कितना, उस बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन कितना हो रहा है, ये वही इस्लामिक डीएनए है, जिसमें आपने एक अलग देश तो बना लिया, कुछ दशक आपने एक सही रास्ते पर चलने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन आखिरकार आपका डीएनए वहीं आपको खींच के लाया। और संभवतः इसीलिए न सिर्फ ये पाकिस्तान का प्रारब्ध है, ये इस्लाम का प्रारब्ध है, जो बांग्लादेश को भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाने पर आमादा है। उस राह पर चल निकला है बांग्लादेश। इसलिए इस सच को मैं तो कम से कम स्वीकारता हूं, इसलिए मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता, इसलिए मुझे कभी भी आश्चर्य नहीं होता। देखिए, मरने पर दुख तो जरूर होता है, क्योंकि अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन सच बताऊं तो मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता, और न मुझे होना चाहिए कि ये आपस में खून खरेजी कब बंद करेंगे, क्योंकि ये बंद नहीं कर सकते, ये इनका डीएनए है। राइट, ये थे अवनीश शर्मा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लखनऊ बेस्ड, और एक अच्छी पकड़ रखते हैं शिया सुन्नी पॉलिटिक्स पे भी, इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि पाकिस्तान पे पैनी नजर रहती है। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे थे इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। हम आपके लिए लेटेस्ट खबर लाते रहेंगे। इस समय इमरान खान की रैली भी मूव कर रही है, और हो सकता है इस्लामाबाद पहुंचे आज देर रात, उस पर भी हमारी पैनी नजर होगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।